नए घर की साफ सफाई और बाकी के कामों को निपटाते निपटाते रात के 11 बज गए थे। आशना के पेट में जब चूहे कूदने लगे तो आशना अपनी बिल्डिंग के ठीक नीचे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गई और उसने अपने लिए पाव भाजी और तवा पुलाव ऑर्डर किए। खाना खाने के बाद आशना वापस से अपने नए घर में आई और अगले दिन अपने घर निकलने की तैयारी करने लगी थी। आशना ने काम के बीच में फुर्सत निकालते हुए अगले दिन सुबह की ट्रेन की टिकट बुक करवा दी थी। आशना के सारे कपड़े उसके वास्तविक घर पर पड़े थे, क्योंकि यहां तो वो बस अपने कुछ गिने चुने कपड़े लेकर आई थी और बाकी इतने महीनों तक उसने संजना के ही कपड़ों को पहना था। आशना जानती थी कि उसे अपने घर से अपने कपड़े लेकर आने हैं, इसलिए वो कम से कम सामान पैक कर रही थी। आशना के पास बहुत सा ऐसा सामान था जो उसे अपने घर लेकर नहीं जाना था। अपने सूटकेस को पैक करने के बाद आशना इतना ज्यादा थक गई थी कि जो भी उसका सामान बिस्तर पर फैला हुआ था उसने उसे एक साथ इकट्ठा करते हुए उठाया और अलमारी में वैसे के वैसे ठूस दिया था। अलमारी को बंद करने के बाद जैसे ही आशना शॉवर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी, उसे जमीन पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई दिया। शायद जब आशना अपने सामान को इकट्ठा करते हुए अलमारी में डालने जा रही थी तब वो गिफ्ट बॉक्स नीचे गिर गया था। आशना के कदम वॉशरूम जाते जाते थम से गए थे और उस गिफ्ट बॉक्स को उठाने से पहले आशना ने बहुत देर तक अपनी नजरों को उस गिफ्ट बॉक्स पर जमाए रखा था। आशना ने उस गिफ्ट बॉक्स को नहीं खोला, लेकिन आशना जानती थी कि उस गिफ्ट बॉक्स में वो हीरे की अंगूठी है जो उसे छोटे राजमहल के गार्डन में मिली थी। जल्दी जल्दी में गिफ्ट बॉक्स आशना के सूटकेस में ही रह गया था जब वो संजना को गर्वित का सारा सामान लौटा रही थी। आशना ने गर्वित का डेबिट कार्ड तक लौटा दिया था, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो अंगूठी देना कैसे भूल गई थी। क्या आशना ने जानबूझकर वो गिफ्ट बॉक्स संजना को नहीं दिया था? क्या आशना को यकीन था कि वो हीरे की अंगूठी गर्वित ने उसी के लिए बनवाई है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? जब आशना ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो आशना का दिमाग तो गर्वित की तरफ से पूरी तरह से हट गया था। तो फिर वो गिफ्ट बॉक्स आशना के सूटकेस में कैसे रह गया था? नीचे झुकते हुए आशना ने उस गिफ्ट बॉक्स को उठाते हुए बिस्तर पर रखा और पीछे मुड़ते हुए वापस से वॉशरूम की तरफ शॉवर लेने के लिए बढ़ने लगी थी। करीब 20 मिनट के गर्म पानी के शॉवर लेने के बाद जब आशना वॉशरूम से बाहर आई तो उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी थी और बिस्तर में घुस चुकी थी, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे तक इधर उधर करवट बदलने के बाद आखिरकार आशना बिस्तर से उठ गई थी और बेड के पास वाला लैंप जलाते हुए अपनी आंखों को उस गिफ्ट बॉक्स पर सेक रही थी। अपनी आंखों से उस गिफ्ट को अच्छे से देखने के बाद आशना ने उस गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथों में लिया और धीरे से खोल दिया था। एक चमकता हुआ हीरा। उसके रोशनी ने आशना को प्रकाश से पूरी तरह प्रज्वलित कर दिया था। अपनी गर्दन को घुमाते हुए आशना ने खिड़की के बाहर झांकते हुए रात के अंधकार को महसूस किया। कुछ देर ऐसे ही खिड़की से बाहर देखने के बाद आशना ने उस गिफ्ट बॉक्स को बेड टेबल पर रखा और उस लैंप को बंद कर दिया था। बिस्तर पर वापस से लेटने के बाद अपनी चादर को ओढ़ते हुए आशना ने अपनी गीली आंखों को भी आराम देने के लिए मींच लिया था। आशना को कल सुबह 10 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। रात का अंधेरा बढ़ता चला गया और उन गीली आंखों के साथ आशना भी गहरी नींद में सो गई थी। आशना की नींद 7 बजे ही खुल गई थी। ब्रश करने के बाद और नहाकर तैयार होने के बाद आशना ने उस गिफ्ट बॉक्स को उठाते हुए अपने हैंडबैग में डाल दिया था और करीब 7:50 पर आशना रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी थी। आशना ने टैक्सी बुक नहीं की थी, बल्कि आशना का ये नया घर मेट्रो स्टेशन के काफी नजदीक था और ट्रेन उसे सीधा जोधपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ती। सामान भी ज्यादा नहीं था, इसीलिए आशना ने फालतू का खर्चा करना ठीक नहीं समझा था। 9:15 पर आशना जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आशना सीधा अपने प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ी थी, बल्कि उसने सबसे पहले नजदीकी कुरियर कंपनी के ऑफिस जाना ठीक समझा था। आशना ने पैकेज भरने का फॉर्म भरना शुरू किया। प्राप्त करने वाले के पते में और भेजने वाले के पते में भी आशना ने गर्वित के छोटे राजमहल का ही एड्रेस डाला था। आशना ने उस गिफ्ट बॉक्स को अपने हैंडबैग से निकालते हुए एक कुरियर कंपनी के बॉक्स में डाला और उसे अच्छे से पैक करते हुए वो एड्रेस भी उस बॉक्स पर लिख दिया था। उस बॉक्स को कलर को देने के बाद
उस क्लर्क ने कोई प्रिंट आउट निकाला और उस बॉक्स पर चिपका दिया था। आशना ने उस क्लर्क को पैसे दिए और शुक्रिया कहते हुए निकलने लगी थी, लेकिन निकलने से पहले आशना ने उस बॉक्स को कई बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आशना उस बॉक्स को देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आशना किसी का एहसान रखने वालों में से नहीं थी। उस कुरियर कंपनी के ऑफिस से निकलने के बाद आशना सीधा जोधपुर रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुई और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी थी। करीब 9:50 पर आशना ट्रेन में चढ़ चुकी थी और अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। ट्रेन ठीक 10 बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई थी। पूरे 5 घंटे बाद आशना बाड़मेर पहुंच गई थी। बाड़मेर आशना का पैतृक शहर था। आशना इसी शहर में पली थी, लेकिन उसका स्कूल पूरा शिमला में हुआ था। कॉलेज उसने अपना जोधपुर से शुरू किया, उसके बाद जयपुर भी गई, लेकिन बीच में ही संजना का किरदार निभाने और अपने पिता द्वारा चढ़ाए कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उसे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब आशना अपनी जिंदगी को नए दौर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से बेताब थी। बाड़मेर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आशना टैक्सी का वेट करने लगी थी और साथ ही साथ उस पैकेज को ट्रैक करने लगी जिसे उसने गर्वित के छोटे राजमहल के लिए कुरियर कराया था। आशना को उस पैकेज का स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी दिख रहा था। गर्वित को वो हीरे की अंगूठी जल्दी मिल जाएगी। यही वो गर्वित की आखिरी चीज थी जो मेरे पास थी। अब मेरे पास गर्वित का कुछ भी नहीं जो हमें एक दूसरे से जोड़ सकता है। अपने मन में ये विचार बुनते हुए आशना ने आखिरकार आवाज लगाते हुए एक टैक्सी को रोक लिया था। कार में बैठने के बाद आशना का दिल समंदर बन गया था। उसके दिल की धड़कनें 10 गुना ज्यादा तेज भागने लगी थी। भागते हुए तेज दिल ने आशना को थका दिया था और आशना दुख और दर्द के मारे एकदम सुन्न पड़ गई थी। दूसरी तरफ सूरज को पता चल गया था कि संजना की हमशक्ल के चले जाने से गर्वित पर उसका बहुत असर पड़ा था और वो असर उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला था। सूरज ने उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही दिन गर्वित अपने काम पर लौट जाएगा, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, सिवाय इस तथ्य के कि गर्वित अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं निकला था और उसका चेहरा उतरा हुआ और फीका पड़ा था। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो गर्वित को कमजोर बना रहा था। काम के समय में गर्वित की इंद्रियां एकदम ठीक तरह से काम कर रही थी। भले ही वो फिर क्लाइंट के साथ डील करना हो या कुछ भी, उसके मुंह से कोई भी बात अलग नहीं निकल रही थी। गर्वित पूरी तरह से काम में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। शुरुआत में सूरज को गर्वित की बहुत चिंता सताई जा रही थी, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए थे और गर्वित के चेहरे पर शांति का वास था, तब सूरज को भी थोड़ी तसल्ली पहुंची थी। एक दिन पहले की बात है, जब गर्वित सूरज के साथ एक डिनर पार्टी में गया था तो वहां पर तरह तरह के खेलों का आयोजन हुआ था। एक शख्स ने गर्वित के सामने शर्त रखी कि अगर गर्वित उस रेसिंग गेम में हार गया तो उसे उस शख्स को 3 ड्रिंक्स पिलाने होंगे। जब भी गर्वित का मूड खराब होता था तो वो हमेशा दूसरों को नजरअंदाज करता था। अभी कुछ ही दिन हुए थे संजना की हमशक्ल को गर्वित की जिंदगी से गए हुए, इसलिए सूरज को डर लग रहा था कि वो शख्स अपने लिए मुसीबत बुला रहा है। हालांकि जैसा सूरज ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। गर्वित आराम से कुर्सी पर बैठते हुए उस शख्स की शर्त को मानते हुए ठीक है बोल चुका था। जैसे ही सूरज ने गर्वित के मुंह से वो शब्द सुने, सूरज चौंक उठा था और अगले ही पल उसने गर्वित को और उस शख्स को उस रेसिंग गेम को खेलते हुए देखा। जीतने के लिए दोनों में किसी को 2 से 3 राउंड लगातार जीतने थे और गर्वित वो खेल हार चुका था। गर्वित के माथे का घाव तो भर गया था, लेकिन उसके टांके अभी तक नहीं निकले थे। उस शख्स ने गर्वित के लिए गिलास में विस्की डाली। उसके बाद उसी बोतल से अपने गिलास में विस्की भरी और जाम को उठाते हुए गर्वित को देखने लगा था। इससे पहले कि गर्वित कोई प्रतिक्रिया देता, सूरज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, गर्वित भाई अभी तक अपनी चोटों से पूरी तरह उबरे नहीं है। उसके लिए अभी शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा शायद। तो फिर क्या किया जाए? जिस शख्स ने गर्वित को उस खेल में हराया था उसने गर्वित को शराब पीने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि सूरज की बात सुनकर उसने अपने ग्लास को भी अपने टेबल पर रख दिया था और अपने दिमाग में कुछ सोचने लगा था। शायद उसने सूरज और वहां मौजूद बाकी लोगों से ज्यादा शराब पी रखी थी और वो पूरी तरह से शराब के आगोश में डूबा हुआ था, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी गर्वित का खौफ नहीं था। और इसी बात के चलते उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। तो क्या ख्याल है अगर गर्वित गाना गाए?
सच कहूं तो सूरज ने कभी भी गर्वित को दूसरों के सामने गाना गाते हुए नहीं देखा था। इसलिए सूरज को लग रहा था कि शायद गर्वित मना कर देगा, लेकिन इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। जैसा सूरज ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि गर्वित गाना गाने के लिए मान गया था। डीजे भी आया हुआ था और म्यूजिक का पूरा इंतजाम था। अब चूंकि गर्वित गाना गाने के लिए तैयार हो गया था, इसीलिए भीड़ में से किसी ने डीजे को अलग तरह का म्यूजिक चलाने को कहा, जिससे गर्वित उस बीट को पकड़ सके और गाना गा सके। थोड़ी देर में गर्वित को माइक थमा दिया गया था। अपनी कुर्सी पर ही बैठे बैठे गर्वित माइक को देखे जा रहा था और दूसरी तरफ सभी लोग हल्ला मचाते हुए गर्वित को गाना गाने के लिए उकसा रहे थे। जैसा डीजे को कहा गया उसने वैसा ही किया और मधुर संगीत सभी के कानों में गूंजने लगा था। गर्वित अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उस संगीत के आगोश में धीरे धीरे लिपटने लगा था और करीब 20 सेकंड्स के बाद गर्वित अपनी कुर्सी से उठा और माइक को अपने मुंह के पास ले जाते हुए गाना गाने लगा था। गर्वित ने जो गाना अपने लिए चुना था वो एक महिला गायक ने गाया था, लेकिन गर्वित ने अपनी आवाज में उसके अंदाज को पूरी तरह से बदलते हुए शराब के सुरूर को और भी ज्यादा परवान चढ़ा दिया था। गाना खत्म होने के कुछ देर बाद रंग बिरंगी लाइट्स के बीच गर्वित अपना माइक थामे खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर काफी शांति थी और उसकी आंखें पूरी भीगी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि गर्वित क्या सोच रहा है। तभी किसी ने गर्वित के गाने की जोरदार प्रशंसा की और तालियों की आवाज से पूरा क्लब गूंज उठा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस इंसान ने प्रशंसा की उस इंसान ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए जितने भी रुपए उसके हाथ में आए वो हवा में गर्वित का अभिवादन करते हुए उड़ा दिए थे। सूरज जो गर्वित के पास ही बैठा हुआ था, उसने गर्वित को कई बार देखा और मन ही मन सोचने लगा, हाँ, आज गर्वित एंजॉय करने के मूड में है। उसे क्लब की गतिविधियां भी अच्छी लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अपने दुख से उबर रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि गर्वित इतनी जल्दी अपने दुख के आलम से बाहर आ जाएगा। 2 दिन बाद सूरज को पता चला कि वो गलत था। गर्वित अभी तक अपनी दुखों से बाहर नहीं आया था और शायद कभी आ भी नहीं सकता था। उस दिन सूरज को भी कोई क्लाइंट के साथ डील करनी थी और गर्वित के ऑफिस में और भी कुछ काम था, इसलिए सूरज गर्वित के ऑफिस गया था। मीटिंग्स को खत्म होते होते और सारे काम को निपटाते हुए शाम के 5 बज गए थे। अब केवल एक ही घंटा बचा था जो अगले दिन की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए था। सूरज और गर्वित के पास शाम के लिए कोई और मीटिंग्स नहीं थी। गर्वित के सोफे पर आराम फरमाते हुए सूरज ने गर्वित से कहा, अरे सुनना, एक नई जगह खुली है, मस्त है एकदम, क्यों ना तू और मैं आज रात डिनर पर चलते हैं। गर्वित जरूरी कागजातों को एक एक करके अपनी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई विशेष हाव भाव नहीं थे। सूरज की बात को सुनने के बाद भी उसने सूरज को बिना देखे ही बस ठीक है बोल दिया था। मैं अभी रिजर्वेशन करवा देता हूं। यह बोलते हुए सूरज ने अपना फोन उठाते हुए और उस जगह का नंबर देखने लगा था। अभी सूरज ने कॉल लगाया ही था कि गर्वित के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। कौन था उस दरवाजे पर? क्या माधव राज सिंधी आए थे? क्या गर्वित अपने दादाजी का सामना इस हाल में कर सकता था? क्या होगा जब गर्वित को वो आशना द्वारा भेजा हुआ गिफ्ट बॉक्स मिलेगा? क्या उस कुरियर कंपनी के सहारे गर्वित आशना तक पहुंच पाएगा? क्या गर्वित की जिंदगी में अभी भी उसकी परेशान करने वाली औरत का गुड लक बाकी था? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।